अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हाफिज सलमान। आज हमारा टॉपिक है आइजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। अच्छा जी, काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, दिमाग में बातें होंगी कि सर नोटिंग्स करनी है हमें, क्या आप हमें स्लाइड्स प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सर ये जो स्लाइड्स हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस स्लाइड्स के थ्रू, तो वो सारी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। ठीक है, आपने लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको अपने नोट्स जरूर मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि यार आपने अपने कोई नोट्स मेंटेन नहीं रखे, कुछ भी मेंटेन नहीं करा। कोशिश करनी है, देखें आपके जो अपने हैंड रिटन चीज़ें होंगी ना, उसकी एक अपनी वैल्यू है। ठीक है, आपकी जो अपनी हैंड रिटन चीज़ें होंगी उसकी एक अपनी वैल्यू है। अगर आप अपनी हैंड रिटन चीज़ें आप मेंटेन करेंगे ना, तो उसकी एक अलग वैल्यू है कि वो आपको अच्छे से मेमोराइज होंगी। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि यार अपने नोट्स आप प्रॉपरली बना रहे हो। जैसे जैसे मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे जो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, तो वो एग्जाम्पल्स आपने लाजमी क्या करनी है कि आप उसको प्रॉपरली एग्जाम्पल्स को अपनी नोट डाउन कर रहे हो, समरीज आप अपनी बना रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप नोट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये स्लाइड्स हैं आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी, आपको रिवीजन करना है स्लाइड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स वगैरह आप मेंटेन करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे तो इजीली आप मेमोराइज कर रहे होंगे। ठीक है, इजीली आपके मेमोराइज चीज़ें हो रही होंगी, आपको फौरन क्विकली रिमाइंड हो जाएगा, यार सर ने ये एग्जांपल बता दी है, मेरी कॉपी में लिखी हुई है, तो वो फौरन के फौरन आपको रिवाइज में हेल्प कर रही होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यार ये टॉपिक्स के बारे में, आइजा 200 के बारे में। आइजा 200 देखें, आइजा 200 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जाएंगे अपने कैफ के वक्त में। ठीक है, कैफ में क्या चीज़ें हमने देखी थी, कैफ में थोड़ा सा जाएंगे हम। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि कैफ में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे कैफ वाले लेवल को। ठीक है, कैफ में हमने पढ़ा था 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। 5 एलिमेंट्स हमने क्या पढ़ी थी कि यार 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। 3 पार्टी रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था कि यार एक होता है शेयर होल्डर्स, एक होता है मैनेजमेंट, एक होती है हमारे पास ऑडिटर्स। ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, किसके लिए बनाती है, शेयर होल्डर्स के लिए बनाती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स कौन हो लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स हमने बोला कि कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट कौन होती है, मैनेजमेंट एज अ एजेंट काम कर रही होती है और कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, कंपनी के एसेट्स प्रोटेक्ट करती है, और कंपनी की कंपनी को मैनेज कर रही होती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कंपनी को मैनेज कर रही होती है। कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं, मैनेजमेंट होती है। ठीक है, और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, जिनका पैसा लगा हुआ होता है, वो लोग कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, शेयर होल्डर्स ने मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट बिठाई हुई है। मैनेजमेंट जो भी काम कर रही है साल के एंड में एक फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स के हाथ में देती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देती है, शेयर होल्डर्स को देते हैं। अच्छा जी, शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि यार आपने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेट से आप बोलते हैं कि यार प्रॉफिट जो है आप बोल रहे हैं कि यार लेट से 100 मिलियन का प्रॉफिट आपने बनाया है। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप पूरी कंपनी मैनेजमेंट के हाथ में शेयर होल्डर्स ने दे दी है, हो सकता है कि यार ये 100 मिलियन का प्रॉफिट ना हो, सकता है कि 120 मिलियन का प्रॉफिट हो और 20 मिलियन मैनेजमेंट छुपा रही हो। ठीक है, हो सकता है, उसको रिलायंस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो करता है, कांटेक्ट करता है, बोलता है कि भाई ऑडिटर्स को हायर करता है, बोलता है कि यार ऑडिटर्स आप आए और मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल्स बना के दिए हैं, जो ये फाइनेंशियल्स दिए हैं, इसको चेक करें, इसको चेक करें। ठीक है, इसको चेक करें, देन मुझे बताएं कि यार ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट ने बना के दिए हैं, क्या ये सही ही है या सही नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में हाँ आप मुझे ओपिनियन देंगे, जो बता रहे हैं कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है कि यार मैनेजमेंट जो है एफएस शेयर होल्डर्स को देती है, लेकिन शेयर होल्डर्स कहते हैं कि यार ऑडिटर्स को हायर करते हैं, और ऑडिटर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल को चेक करते हैं, उस पर एक कॉन्फिडेंस देते हैं, उसको ट्रस्ट देते हैं शेयर होल्डर्स को। हाँ यार जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने बनाए हैं क्या वो सही है या गलत है, उसके बारे में ओपिनियन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी, सब्जेक्ट मैटर हमारा इधर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसको हम चेक कर रहे होते हैं, जो मैनेजमेंट हमें बना के दे रही होती है। अच्छा जी, सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है सर, हमारे कंट्री के अंदर आईएफआरएस फॉलो होता है, हम रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं कि यार लेट से अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो क्या हमें उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए,
इंटेंजिबल एसेट्स को क्या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा, हमें स्टैंडर्ड्स बता रहे होंगे। क्या हमें इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, एनआरवी पे करना चाहिए, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड हमें कह रहा होता है कि विच एवर इज लोअर, उसके हिसाब से हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम करते हैं। तो कोई ना कोई रूल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैं बात कहूँ कि यार अगर आप कहते हैं ना कि यार ये काम गलत है, आप ये काम नहीं करें, झूठ बोलना गलत बात है, ठीक है, सच सच बोला करें। तो किसी ना किसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेट्स से इस्लामिक प्रिंसिपल है, इस्लामिक प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि यार झूठ बोलना गलत बात है, तो उसके हिसाब से आप कह रहे हैं यार यार ये काम गलत बात है, ठीक है। तो कोई ना कोई प्रिंसिपल होते हैं, कोई ना कोई रूल्स होते हैं, ठीक है। किसी कंट्री में कोई चीज़ अलाउ होती है, आप कहते हैं कि यार ये चीज़ सही है इस कंट्री के हिसाब से, लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर वही चीज़ बैन होती है, तो आप कहते हैं कि यार ये चीज़ गलत बात है, ठीक है। तो कोई ना कोई रूल्स के हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। लेट्स से यूएस गैप के अंदर आपके पास जो लीफो इन्वेंट्री है, लीफो इन्वेंट्री वाला जो मेथड है वो अलाउ होता है, ठीक है। लीफो इन्वेंट्री वाला जो मेथड होता है वो अलाउ होता है। लेकिन अगर आईएफआरएस में बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं होती, ठीक है। लीफो मेथड आपके पास अलाउ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि यार कोई ना कोई रूल्स के अगेंस्ट आप फाइनेंशियल बनाते हैं कि यार ये जो हमें रूल्स बताते हैं, लेट से रेवेन्यू का रूल है कि यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो रूल्स के अगेंस्ट रूल रूल जो हमें बता रहा होगा उसके उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल बनानी होंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब ऑडिटर का क्या क्या काम होता है कि यार जो भी सब्जेक्ट मैटर आपने बनाया है, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल बना के दिए, उसको वो चेक करता है इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट कि यार इस क्राइटेरिया के हिसाब से उसने बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है, वो चेक करता है। उसके लिए वो क्या करेगा, कोई ना कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। क्या काम करेगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। लेट से अगर यार मुझे कोई बंदा कहता है कि यार लेट से मिस्टर एबीसी है, ठीक है। मिस्टर एबीसी के कैसे बंदे हैं इसके बारे में मुझे आप थोड़ा बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि अच्छा बंदा है बुरा बंदा है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप तीन तीन से चार बंदे जो उसके दोस्त यार होंगे उससे पूछेंगे, उसकी कंपनी में जाएंगे कि यार उसके बारे में राय लेंगे कि यार ये कैसा बंदा है, ये अच्छा बंदा है बुरा बंदा है, क्या झूठ बोलता है नहीं बोलता, क्या सिगरेट पीता है नहीं पीता। तो वो सारी चीज़ें आप उसकी इंक्वायरी करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद जो आपको लोग जो आपको बताएंगे कि यार नहीं यार ये अच्छा बंदा है, कोई बोलेगा नहीं ये सिगरेट पीता है, तो जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो भी आपको रिस्पॉन्सेज मिल रही हैं, क्या है, आपके ऑडिट एविडेंस है, ठीक है। तो उसकी बेस पे देन आप कह सकते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में आप एक राय कायम कर सकेंगे, ठीक है। ऑडिट एविडेंस लेंगे तो देन आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकेंगे, हाँ यार ये बंदा अच्छा है या बुरा है, किस किस टाइप का बंदा है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आप कह सकेंगे अगर आपके पास ऑडिट एविडेंस होगा तो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है कि फाइव एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स होती है, मैनेजमेंट होती है, ऑडिटर्स होता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सब्जेक्ट मैटर को हम चेक करते हैं किसके अगेंस्ट, एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक कर रहे होते हैं जिसके अंदर रूल्स प्रिंसिपल होते हैं, उसके अगेंस्ट हम चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमारे कंट्री के अंदर आईएफआरएस फॉलो हो रहा है तो हम आईएफआरएस के अगेंस्ट सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो चेक करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं तो हमें एविडेंस मिलता है, एविडेंस मिलता है तो हम कोई ना कोई कंक्लूजन दे रहे होते हैं कि यार ये बंदा सही है या नहीं है, फाइनेंशियल हमारे सही है या गलत है, तो उसके बारे में हम कंक्लूजन दे सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यार देखें आपने ये तो समझ लिया कि यार फाइव एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हमें समझना ये है कि यार मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखें अगर ऑडिटर को अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है ना, मकसद पूरा करना है, तो पहले कुछ क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है कि मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी तो देन ऑडिटर कुछ आगे काम कर सकेगा, और अगर मैनेजमेंट ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो ऑडिटर कोई काम कर ही नहीं सकता। तो पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की क्या है, मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ठीक है। मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। अगर तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बना रही
अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपको बना के नहीं देगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए नहीं होंगे, तो आप चेक किसको करेंगे? ठीक है, आपका काम क्या है? चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपको बना के नहीं दिए जा रहे होंगे, तो आप अल्टीमेटली चेक किसको करेंगे? जब चेक ही नहीं कर सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपके पास नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली आप ऑब्जेक्टिव अपना पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, दूसरी जिम्मेदारी क्या है? कि दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इंटरनल कंट्रोल्स को इस्टेब्लिश करें। इंटरनल कंट्रोल्स को इस्टेब्लिश करें। इंटरनल कंट्रोल सर क्यों इस्टेब्लिश करें? सर इंटरनल कंट्रोल जो है इसलिए इस्टेब्लिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट ना आ जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट ना आ जाए, उसके कोई ना कोई प्रोसेस डेवलप करे कि यार लेट से अगर एंट्रीज आप रिकॉर्ड करते हैं, लेट से अगर आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, तो एंट्रीज डायरेक्टली कोई जूनियर बंदा डायरेक्टली पोस्ट ना कर दे। ठीक है, जूनियर बंदा डायरेक्टली डायरेक्टली कोई जूनियर बंदा पोस्ट ना करे। ठीक है, डायरेक्टली डू नॉट पोस्ट। ठीक है, तो कोई जूनियर बंदा डायरेक्टली उसको पोस्ट ना करे। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली कोई जूनियर बंदा पोस्ट कर देगा, हो सकता है कि वो गलत एंट्री पोस्ट कर दे, तो इसका होना क्या चाहिए? सर कोई बंदा, एक बंदा उस ट्रांजेक्शन को एंटर करे, जूनियर बंदा लेट से अगर एंटर कर रहा है तो ट्रांजेक्शन को एंटर करे। ठीक है, सीनियर बंदा क्या करे? सीनियर बंदे के पास वो ट्रांजेक्शन जाए, सीनियर बंदा उसको चेक करे। ठीक है, और एक बंदा उसको क्या करे? उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करे। तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या कि एक बंदा एंटर कर रहा होगा, दूसरा बंदा चेक करेगा कि यार इसने सही अमाउंट एंटर करी है या नहीं करी। तीसरा बंदा भी अगेन चेक कर रहा होगा कि यार जो ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, तो अप्रूव देन जाके होगी। ठीक है, दूसरा क्या एक कंट्रोल होना चाहिए कि यार कोई भी बंदा एडिट ना कर सके। एडिट का राइट किसके पास हो? सिर्फ सीनियर अथॉरिटी के पास एडिट का राइट हो, हर किसी के पास एडिट का राइट नहीं होना चाहिए। बैक डेटेड पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैक डेटेड पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, फाइनेंशियल बन रहे तो एक बंदा उसको रिव्यू कर रहा हो। ठीक है, क्या सारी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली है या नहीं कर ली? क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली है या नहीं कर ली? तो कोई बंदा उसको रिव्यू कर रहा हो कि अक्रूवल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली है नहीं कर ली, तो कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, कोई मिस स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करे। जिम्मेदारी किसकी है? स्टैब्लिश करना इंटरनल कंट्रोल की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल वो बनाए, फाइनेंशियल बनाने के साथ साथ उसको इंटरनल कंट्रोल भी स्टैब्लिश करने के यार कोई फाइनेंशियल बनाते वक्त कोई गलतियां ना हो। ठीक है, जब वो सारे इंटरनल कंट्रोल्स को बनाएगी तो फाइनेंशियल में गलतियां भी नहीं आएंगी। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है उसको? तीसरा काम ये करना है, जब ऑडिटर्स आएंगे तो ऑडिटर्स को तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो वो समझती है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ज़रूरी होती है। वो क्या क्या ज़रूरी होती है? ट्रायल बैलेंस ज़रूरी होता है, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करे। ठीक है, जितने भी लेजर्स हैं, जितने भी अकाउंट्स आ रहे ट्रायल बैलेंस में, उसके लेजर्स प्रोवाइड करे। आपने बैंक बनाया होगा तो बैंक के साथ एक रिकंसिलिएशन भी हम बनाते हैं कि लेजर और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस अगर होता है तो उसके लिए रिकंसिलिएशन बनाते हैं, तो वो रिकंसिलिएशन आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जितनी भी इन्वॉइसेज आपने रिकॉर्ड करी हैं, आप इन्वॉइसेज वगैरह वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड उसको करें। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे ऑडिटर मांगता है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑडिटर चाहता है कि यार किसी बंदे से मैं इंक्वायरी करूं, किसी बंदे से परचेज की अंडरस्टैंडिंग लूं, किसी बंदे से सेल्स की अंडरस्टैंडिंग लूं, तो वो सारी चीज़ें भी अंडरस्टैंडिंग आप उसको अलाउ करोगे। उसके पास एक्सेस होना चाहिए कि यार वो किसी भी बंदे से पूछ ले। अगर उसको इंटरनल ऑडिटर से मिलना है आपकी कंपनी से, कंपनी के, तो वो इंटरनल ऑडिटर से भी मिल सकता हो। ऐसा नहीं हो कि आप उसको बोले कि यार आप तो मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको अलाउ करना है कि यार आप उनकी कंपनी के जो लोग हैं उनसे मिल सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करेगी और ऑडिटर को तमाम इंफॉर्मेशन देगी जो वो समझती है कि यार देनी चाहिए। और अगर ऑडिटर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, और उन तमाम लोगों का एक्सेस भी आपको देना है कि अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट ये सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी करेगी, देन ऑडिटर आएगा ऑडिट करने, अदरवाइज ऑडिटर का कोई फायदा ही नहीं आने का। बात समझ में आ रही है कि ऑडिटर का आने का फायदा ही नहीं होगा ऑडिट करने का अगर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे। ठीक है, तो ऑडिटर जब आएगा जब ये मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब समझते हैं कि यार हमने ये तो समझ लिया कि
ऑडिट के 5 एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने ये समझ लिया कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। अगर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी देन ऑडिटर आएगा, अपनी जिम्मेदारी की बात करेगा, फिर बात होगी ना, ठीक है। पहले मैनेजमेंट तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अब हम समझेंगे कि यार ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर क्यों आ रहा है, क्या रीजन क्या है, ठीक है, उसका मकसद क्या आने का। उसका मकसद ये है कि सबसे उसका मकसद ये है कि वो ऑब्टेन करता है, क्या ऑब्टेन करता है, रीजनेबल अश्योरेंस, अश्योरेंस, ठीक है। अश्योरेंस मतलब कि यार वो इस बात पे कॉन्फिडेंस लेता है, इस बात पे कॉन्फिडेंस लेता है, किस बात पे कॉन्फिडेंस लेता है, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है, क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। वो इस बात को चेक करते हैं। सर लेकिन सवाल ये है कि मिस स्टेटमेंट होती क्या है, ये तो पहले समझा दें सर, मिस स्टेटमेंट होती क्या है। मिस स्टेटमेंट देखें, सिंपल सी चीज है कि यार लेट से आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एक चीज होनी चाहिए थी, आपका रेवेन्यू लेट से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका रेवेन्यू होना चाहिए था लेट से 100 मिलियन का, ठीक है। लेकिन कंपनी ने कितना रिकॉर्ड करा है, सर जो रिकॉर्डेड रेवेन्यू है, रिकॉर्डेड रेवेन्यू है वो कितना रिकॉर्डेड हुआ है, रिकॉर्डेड रेवेन्यू हुआ हुआ 120 मिलियन का, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, 20 मिलियन, ये 20 मिलियन क्या है, ये मिस स्टेटमेंट है आपकी। ये बात समझ में आ रही है, 20 मिलियन क्या है, मिस स्टेटमेंट है। 20 मिलियन कंपनी ने ऐसा रिकॉर्ड कर दिया, 20 मिलियन कंपनी ने ऐसा रिकॉर्ड कर दिया जो अभी एडवांस आया है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। आपका आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, आईएफआरएस 15, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर तो सेटिस्फाई होगी, अगर तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी देन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। मैनेजमेंट ने एडवांस रिसीट को 20 मिलियन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, तो रिकॉर्डेड रेवेन्यू क्या, 120 मिलियन, रेवेन्यू एक्चुअल में होना क्या चाहिए था इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 100 मिलियन। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं, सर इसको हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट। तो अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एएफआरएस का मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि मिस स्टेटमेंट क्या चीज़ है, कि यार जो चीज़ रिकॉर्डेड हुई भी है और जो चीज़ होनी चाहिए थी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, उसको हम क्या कहते हैं, सर इसको हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब सर सवाल ये आता है कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या है। सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट के मिस स्टेटमेंट वो मिस स्टेटमेंट जो इन्फ्लुएंस करे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। वैसे तो हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में मटीरियलिटी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। एक मैं छोटी सी एग्जांपल इस पे दे देता हूँ। लेट से आप जो है 1,000 रुपये आपकी जेब में पड़े हुए हैं, ठीक है। 1,000 रुपये आपकी जेब में पड़े हुए हैं, आप है ना कोई लेट से इस 1,000 रुपये आपके पॉकेट के अंदर है, ठीक है। 1,000 रुपये आपके पॉकेट के अंदर है, आपको जाना है लेट से 700 रुपये की चीज लेने आपको जाना है। लेट से कोई चीज परचेज करनी है आपको 700 रुपये की, ठीक है। मार्केट में आपको जाना है, कोई चीज 700 रुपये की परचेज करनी है, ठीक है। लेट से आपके 50 रुपये गिर जाते हैं, 50 रुपये आपके गिर जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, 1,000 रुपये थे 50 रुपये गिर गए, तो अल्टीमेटली आप 700 रुपये की चीज अभी भी परचेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एकदम से आप चीज लेने जा रहे हो, अचानक से कोई डकैत आए और आपको बोले भाई 400 रुपये आपकी आपसे ले लें, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब आपके पास कितने बचे, 1,000 में से 600 बचे। क्या जो 700 रुपये की चीज आप परचेज करने जा सकते थे, आप क्या वो परचेज कर सकते हो, आप परचेज नहीं कर सकते। अब आपके डिसीजन पे फर्क आ गया, अब आप परचेज नहीं कर सकते वो चीज, क्योंकि अब आपके पास बचे कितने हैं, अब आपके पास सिर्फ 600 रुपये बचे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो मतलब अल्टीमेटली आपको अब अफेक्ट हुआ कि यार हाँ यार मुझे अब है ना अफेक्ट हो रहा है कि यार ये चीज़ जो 700 की मैं परचेज कर सकता था वो अब मैं परचेज नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए क्या होगी सर, ये आपके लिए मटेरियल होगी कि यार ये जो है ना ये पैसे मेरे लिए मटेरियल थे, 400 रुपये चलेगा, अब मैं ये चीज़ परचेज ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो मटेरियल का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि यार यूजर के लिए क्या चीज़ मटेरियल है, कि यार कि उसको फर्क पड़ेगा, उसके डिसीजन पे फर्क पड़ेगा, डिसीजन लेने में फर्क पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि यार ये चीज़ मटेरियल है। और वही मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है देन हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ये चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हम
इस बात की एश्योरेंस लेते हैं, इस बात की एश्योरेंस लेते हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस लेते हैं कि यार कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, मिस स्टेटमेंट की वजह क्या हो सकती है, कॉजेज क्या होते हैं मिस स्टेटमेंट के? मिस स्टेटमेंट के कॉजेज होते हैं या तो फ्रॉड होगा या तो एरर होगा। फ्रॉड, फ्रॉड अगर मैं बात करूं तो दोनों में फर्क क्या है फ्रॉड और एरर में? सर एक चीज आपकी इंटेंशनल है, एक चीज आपकी इंटेंशनल है और एक चीज आपकी अनइंटेंशनल है। एक चीज आपकी इंटेंशनल है, एक चीज अनइंटेंशनल है। एक चीज आप जानबूझ के करते हैं, लेट्स से मुझे एक बैंक से लोन लेना है, ठीक है, मैनेजमेंट को बैंक से लोन लेना है, बैंक ने बोला कि यार कम से कम आपके इतने प्रॉफिट्स होंगे तो हम आपको लोन देंगे, ठीक है, अदरवाइज हम आपको लोन नहीं देंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर आ गया, मैनेजमेंट क्या करेगी, फ्रॉड करने की कोशिश करेगी, विंडो ड्रेसिंग करेगी, मैनेजमेंट रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो वो फ्रॉड में इन्वॉल्व होगी, वो इंटेंशनली क्या करेगी, अपने फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करेगी। ठीक है, या फिर एरर क्या हो सकता है, एरर ये हो सकता है कि यार लेट से गलती से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आती थी, आपने क्या करा, IFRS 16 का जो इम्प्लीकेशन होती है कि यार आप उसको रिकॉर्ड करें एज अ एसेट, देन आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें, लीज लाइबिलिटी। लेकिन अब वहाँ इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे, उनको पता नहीं था, उन्होंने सिंपल से क्या काम करा, उन्होंने सिंपल से काम करा, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं करा है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन उनको आती नहीं थी ट्रीटमेंट, तो उनके लिए क्या है, एरर है, या फिर ह्यूमन एरर कोई हो गया, गलती से उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली कोई चीज, तो जानबूझ के नहीं है। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो जानबूझ के करा होगा या तो गलती से हो गया होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमें इस बात की एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, आइदर ड्यू टू फ्रॉड या फिर एरर, किसी भी वजह से कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। जब हमें ये पता चल जाएगा ना यार कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स के अंदर नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकेंगे, एक्सप्रेस ओपिनियन करेंगे, इस बात का ओपिनियन देंगे कि अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कहते हैं कि यार फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो हम क्लीन ओपिनियन देंगे। ठीक है, अगर तो मिस स्टेटमेंट है तो हम या तो क्वालिफाइड देंगे या एडवर्स देंगे, तो उसके हिसाब से हम कोई ना कोई ओपिनियन देंगे, जो कि हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम आइजा 705 पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जब हम आइजा 705 पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे मॉडिफिकेशन के ऊपर। अभी सिर्फ इतना हमें समझना है कि यार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सही है या नहीं है। अगर तो सही होंगे तो हम उसके हिसाब से ओपिनियन देंगे, अपना ओपिनियन उस हिसाब से दे रहे होंगे कि भाई हाँ भाई फाइनेंशियल जो बने हुए हैं आपके इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी समझ लें कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि एडॉप्ट करा हो मैनेजमेंट ने और एक्सेप्टेबल हो बाय लॉ और रेगुलेशन। ठीक है, हमारी अगर कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल क्या है, सर जो कंपनीज हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल है IFRS। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यार आपकी मैनेजमेंट ने क्या अडॉप्ट करा है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ अडॉप्ट कर ले, कंपनी की लॉ, जो कंट्री की लॉ और रेगुलेशन आपको क्या कह रहे हैं वो भी साथ में आपको ख्याल रखना है, क्या उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है। तो हमारी कंट्री के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, IFRS एक्सेप्टेबल है। अगर मैं US की बात करूं तो US के अंदर क्या एक्सेप्टेबल है, वहाँ US गैप है। ठीक है, अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो वहाँ क्या एक्सेप्टेबल है, वहाँ के स्विस गैप है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यार किस कंट्री में आप हैं, वहाँ के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, वहाँ का क्या फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, तो उसके हिसाब से आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करा हो और साथ ही साथ आपके कंट्री कंट्री के जो लॉज और रेगुलेशन है उसके लिए वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि यार हमें क्या देखना है, इस बात की एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर तो है तो उसके हिसाब से हम ओपिनियन देंगे, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से भी हम ओपिनियन दे रहे होंगे। ठीक है, कि बताएंगे भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, तो वो हम बता देंगे। ठीक है, ओपिनियन फॉर्म करेंगे, देन हम क्या करेंगे, अगला काम हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक रिपोर्ट बना के देना शेयर होल्डर्स को कि यार जिसके अंदर हम ओपिनियन अपना एक्सप्रेस कर रहे होंगे। पहले तो हम अश्योरेंस लेंगे, इस बात का कॉन्फिडेंस लेंगे क्या फाइनेंशियल बने हुए हैं, ये फाइनेंशियल में कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। फिर उसके हिसाब से हम ओपिनियन अपना फॉर्म करेंगे कि ओपिनियन होना क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो उसको रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे कि यार लेट्स से हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, किस बात की लेनी है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है।
मिस स्टेटमेंट के कॉजेज क्या हो सकते हैं, या तो फ्रॉड होगा या तो एरर होगा। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे, और उस ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट किधर कर रहे होंगे, रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है, सर रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? ये रीजनेबल का वर्ड समझ नहीं आ रहा सर। ये रीजनेबल का वर्ड जो है ना, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। एश्योरेंस तो समझ में आ गया कि एश्योरेंस हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ठीक है, एश्योरेंस तो समझ में आ गई। ये रीजनेबल का मतलब क्या है? रीजनेबल मतलब सर एक्यू वो नहीं लग रहा, 100% नहीं लग रहा। ये तो रीजनेबल मतलब कि कोई गारंटी तो आप नहीं दे रहे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही, हम कोई गारंटी तो नहीं दे रहे। रीजनेबल क्या है? एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, कोई गारंटी नहीं है। 100% में ये गारंटी नहीं दे रहा कि यार इधर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, आपके जो फाइनेंशियल बने हुए बिल्कुल एक्यूरेट 100% गारंटी के साथ बने हुए, ऐसी में कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा। ऐसी कोई अश्योरेंस में नहीं दे रहा कि 100% गारंटी है। ठीक है, ऐसी कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा। ये बात क्लियर है, नॉट 100% गारंटी। ठीक है, तो ऐसी कोई एश्योरेंस, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है कि हाँ यार ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल है उसके हिसाब से बने हुए, लेकिन कोई 100% गारंटी नहीं है। सर लेकिन अभी भी थोड़ी सी चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देके हमें समझाएं कि यार दोनों में फ़र्क क्या है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सर एब्सोल्यूट क्या होती है? सर एब्सोल्यूट जो होती है 100% गारंटी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम समझते हैं कि रीजनेबल की एग्जांपल क्या है, एब्सोल्यूट की एग्जांपल क्या है। लेट्स से अगर आप अपनी अम्मी को कहते हैं कि यार आज है ना मुझे दिल हो रहा है कि बिरयानी खाने का, ठीक है, अच्छी सी बिरयानी बनाइएगा। अम्मी क्या कहेंगी? ठीक है भाई, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि यार अच्छी से अच्छी बिरयानी बनाओ। लेकिन देखें, अम्मी आपको गारंटी नहीं दे सकती कि 100% अच्छी ही बनेगी। अम्मी अपना बेस्ट कोशिश करेंगी, अपने बेस्ट रेसिपी फॉलो करेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन उस रेसिपी का मतलब ये नहीं है कि यार 100% गारंटी है कि अच्छी बनेगी। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि 100% गारंटी नहीं है? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेसिपी में आप चीज़ें डाल रहे होते हैं, वो एस्टिमेशन बेसिस पे डाल रहे होते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन बेसिस पे डाल रहे होते हैं। नमक डाल रहे हैं तो वो आपको पता है कि यार एक वो डालना है, लेकिन वो भी कोई एग्जैक्टली ये नहीं है कि यार उतना ही डालेंगे। ठीक है, वो अम्मी टेस्ट करती है, अम्मी को लगता है हाँ यार थोड़ा सा और डाल देती हूँ, तो वो एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वैसा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है कि 100% गारंटी नहीं है। अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि यार ये इस बंदे के बारे में बताओ कि ये कैसा बंदा है, मैं 3 से 4 बंदों से पूछूंगा, उससे इंटरेक्शन भी कर लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह सकता कि यार वो बंदा बिल्कुल सही है। मैं गारंटी नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा हाँ यार ये जो मैंने 3 बंदों से राय ली है, उनसे फीडबैक लिया है, यार ये बंदा अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा हो सकता है बाद में बुरा भी निकले। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से जो मैंने एविडेंसेस लिए हैं उसके हिसाब से हाँ यार ये बंदा सही है, 100% गारंटी नहीं दूंगा। अच्छा जी सर, एब्सोल्यूट लेवल क्या हो सकता है, उसकी एग्जांपल भी दे दें। सर जैसे मैं आपको कहूँ कि यार कैलकुलेटर पे आप है ना फिगर कैलकुलेट कर लें, तो आप 2+2 करेंगे, मुझे पता है कि यार मैं उसको आप बंदे को गारंटी दे सकता हूँ कि यार जो कैलकुलेटर में तुम कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे वो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर देगा, उसमें मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक कोई एस्टिमेशन नहीं चल रही, उसके पीछे एक लॉजिक डिफाइन है, एक कैलकुलेटर वो जो भी फंक्शन डिफाइंड है उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है। उसमें मैं कह सकता हूँ कि यार 100% गारंटी दे सकता हूँ कि 2+2 4 ही होगा, 5+5 अगर करेंगे तो 10 ही वो देगा कैलकुलेटर। कोई आपको 11 नहीं दे रहा होगा, 12 नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो उसमें मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जहाँ एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है, जहाँ थोड़े से परसुएसिव एविडेंसेस होते हैं, वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि यार 100% गारंटी है। ठीक है, वहाँ आप कोई ना कोई रीजनेबल लेवल पे आप कहते हैं हाँ यार जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने एविडेंसेस लिए हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ हाँ यार ये सही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि गलत भी हो, 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट लेवल में क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से ऑडिट में भी कोई ना कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से वी कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, वी कैन नॉट ऑब्टेन एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन है, जैसे मैंने बताया ना, अम्मी जैसे खाना पकाती है तो उसमें बहुत सारी चीजें एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, एग्जैक्ट एक्यूरेट बेसिस पे वो नहीं करती। ठीक है, कभी अच्छा बन जाता है, कभी बुरा भी बन जाता है, कभी नमक तेज भी हो जाता है, कभी मिर्ची तेज भी हो जाती है। तो कुछ ना कुछ एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से
100% गारंटी नहीं दी जा सकती, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसी तरीके से ऑडिट के अंदर भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, उसको हम देखते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं वो। अच्छा जी, इनहेरेंट लिमिटेशंस सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो नेचर है उसके अंदर काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। पहली चीज़ क्या है सर, जजमेंट बहुत सारी इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट की। जजमेंट क्या इन्वॉल्व है सर, लेट से आप है ना, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अगर कोई एसेट परचेज करती है, व्हीकल परचेज करी है, मैनेजमेंट बोलती है कि यार हम इसको 5 ईयर यूजफुल लाइफ इसकी होगी, हम 5 साल तक इसको चलाएंगे, नॉर्मली हम चलाते हैं। लेकिन देखें अब ये जजमेंट है उनकी कि यार 5 साल वो चलाते हैं, हो सकता है वो 10 साल चलाएं, ठीक है, हो सकता है कोई मशीन भी परचेज करी वो बोले यार ये 20 साल चल जाएगी, ठीक है, हो सकता है वो 30 साल चल जाए, या फिर हो सकता है वो 10 साल में ही खत्म हो जाए। तो डिपेंड करता है कि यार, डिपेंड करता है कि यार वो कब तक चला रहा है। अब उन्होंने तो अपनी बेस्ट जजमेंट दे दी ना मैनेजमेंट ने, अब डिपेंड करता है कि यार वो चलाते कब तक है, कब तक चलती है। अब आप उसमें कोई एक्यूरेटली नहीं कह सकते, आप 100% नहीं कह सकते कि यार जो उन्होंने 5 साल बताया वो 5 साल यूज करेंगे, हो सकता है 10 साल यूज कर लें, हो सकता है 2 साल में ही बेच दें। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दूसरी चीज, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है सर, लेट से प्रोविजंस की बुकिंग होती है। प्रोविजंस की बुकिंग आप किस बेसिस पे करते हैं? प्रोविजंस की बुकिंग जो आप करते हैं फ्यूचर बेसिस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट से कंपनी में केस चल रहा है, कंपनी का केस चल रहा है, कंपनी के ऊपर कोई सूट केस फाइल हो गया, ठीक है। अब आप प्रोविजन रिकॉर्ड करें, आपने एक एस्टिमेशन करी कि लेट से 60% मुझे पे करना पड़ सकता है, जो भी अमाउंट है, लेट से 2 मिलियन का केस चल रहा है, आपने एक्सपेक्ट करा कि यार 60% अमाउंट मुझे पे करनी पड़ सकती है, आपने 2 मिलियन का 60% रिकॉर्ड कर दिया एज अ प्रोविजन, ठीक है। अब क्या है, अनसर्टेनिटी है कि यार आपको पे करना पड़ सकता है, हो सकता है नहीं भी करना पड़े, ठीक है। उसकी बेसिस पे आपने एक देखा कि यार लाइकली है कि यार पे करना पड़ सकता है, तो आपने एक प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से कंटिजेंसी है, आपने डिस्क्लोजर दे दिया, जरूरी नहीं है कि यार ये चीज़ आपको पे करनी पड़ रही है, हो सकता है फ्यूचर में पे भी करनी पड़े, ठीक है। गोइंग कंसर्न का असेसमेंट हो गई, गोइंग कंसर्न की, कि यार कंपनी तो कह रही है कि यार हम तो अगले का अपना बिजनेस सरवाइव रखेंगे, हो सकता है बीच में कुछ इवेंट हो जिसकी वजह से कंपनी बंद हो जाए, कुछ हालात ऐसे हो जाए, ठीक है। तो उसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, आपको नहीं पता कि यार कभी भी कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं कि यार कंपनी बंद भी हो सकती है, ठीक है। तो 100% गारंटी नहीं है, बात समझ रहे हैं, हम प्रोसीजर अपने पूरे करते हैं, हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि यार कोई गोइंग कंसर्न रिस्क तो नहीं है, ठीक है, कंपनी कोई विद इन 1 ईयर बंद तो नहीं हो जाएगी। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, वो फैक्टर समझते हैं, सब चीज़ें समझते हैं, लेकिन फिर भी हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा जी, एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमने बात करी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज आप लोग कैलकुलेट करें, प्रोविजंस कैलकुलेट करें, उसमें एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा जी, जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें आपने लेट से सैंपल बेसिस पे ऑडिट करा, आपने कंपनी से इन्वॉइसेस मांगी, हो सकता है कि यार वो लोग क्या करें, इन्वॉइसेस आपको फेक इन्वॉइसेस आपको दे दें। अब आप देखें ये जो ऑडिट कर रहे हैं, ये कोई वो तो ऑडिट नहीं है ना कि फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, कि चीज़ को स्कैन करके चेक कर रहे हैं कि यार कहीं इसके अंदर ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, साइन गलत तो नहीं हुई हुई, ये सारी चीज़ें तो आप एक्टिविटी नहीं कर रहे। आपको तो नहीं पता जो इन्वॉइस दी जा रही है वो फेक है या रियल है, आपको तो नहीं पता। आपने क्या करा, जो इन्वॉइसेस मिली आप उस पर ईमान लिया कि यार जो इन्वॉइसेस दी हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आपको नहीं पता कि यार ये फेक इनवॉइसेस दी जा रही हैं या फिर सही इनवॉइसेस दी जा रही हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके अलावा हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हो सकता है मैनेजमेंट आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हो, आइदर इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, ये बात क्लियर है। अच्छा जी, तीसरी चीज कि यार जो आप ऑडिट कर रहे हैं ये कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि यार जब एफ आई ए जब इन्वेस्टिगेशन करने आती है, या फिर टैक्स अथॉरिटीज अगर इन्वेस्टिगेशन करने आती है, तो उनके पास देखें फुल एक्सेस होता है, सर्च वारंट होता है, ठीक है। पुलिस जब आती है तो पुलिस किसी से पूछती नहीं है, वो फाइल निकालना शुरू कर देगी और सबको बोलेगी कि भाई कोई काम नहीं करना, और फिर सारी वो सर्चिंग वगैरह शुरू कर देता है, ठीक है। उनके पास क्या होती है, लीगल पावर्स उनको दी जाती हैं ये सारी सर्चिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है।
उनके पास लीगल पावर होती है, पावर ऑफ सर्च होती है। लेकिन ऐसा ऑडिट के केस के अंदर नहीं होता कि आप क्लाइंट के पास जाएं, आप उनको बोलेंगे भाई आप अपने लैपटॉप फ्रीज हो गए, अब आप हमें लैपटॉप दे दें और ये कर दें वो कर दें, आप खुद ही इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें। आपके पास ये सारे राइट्स नहीं है, लीगली आपके पास ये सारे राइट्स नहीं है कि आप ना फाइलें खुद निकालना शुरू कर दें। ये सारे राइट्स आपके पास नहीं है, ये कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यार एक लिमिटेशन ये भी है कि यार हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट सारी इन्फॉर्मेशन ना दे रही हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हो वो गलत दे रही हो, ठीक है, फॉल फेक डॉक्यूमेंट्स दे रही हो, ठीक है, आपके पास राइट भी नहीं है। अच्छा जी, ऑडिट जो आपको करना है ना, ऑडिट जो आपको करना है वो एक रीजनेबल टाइम में करना है, क्योंकि देखें और जब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ईयर एंड होता है तो आपके पास 4 महीने का टाइम होता है, 4 मंथ्स का टाइम होता है एजीएम करने का। 4 मंथ्स टाइम होता है क्या, एजीएम करने का आपके पास टाइम होता है, ठीक है। तो 4 महीने में हर ऑडिट फर्म के पास भरपूर क्लाइंट्स होते हैं, उनको एक एक महीने के अंदर मैक्सिमम कम क्लाइंट को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स लगे हुए होते हैं, पाइल अप हुए हुए होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। लिस्टेड एंटिटीज होती है तो वो फर्स्ट प्रियोरिटी पे कर रहे होते हैं, तो एक रीजनेबल टाइम में करना होता है। पॉसिबल नहीं होता कि यार हम 100% टेस्टिंग करें, ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना, हम 100% टेस्टिंग कर सकें, ठीक है। तो हम करते क्या है, सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं। हम सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि यार कोई ऐसी चीज़ रह जाए जहाँ कुछ मसला हो, कोई मिस स्टेटमेंट हो, वो हमारे सैंपल के अंदर ही ना आए, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो एविडेंसेस होते हैं ना वो परsuasive होते हैं रादर देन कंक्लूसिव, ठीक है। बहुत सारे एविडेंसेस क्या होते हैं, परsuasive होते हैं रादर देन कंक्लूसिव। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि यार लेट से कि आप अगर किसी के बारे में, लेट से अगर आप किसी के बारे में मुझसे बोलेंगे कि यार इसका ये बंदा कैसा है, ठीक है, आज मैं 4 से 5 लोगों से पूछूंगा, ठीक है, उसके उससे फीडबैक वगैरह लूंगा, अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार हाँ यार ये बंदा अच्छा है, लेकिन गारंटी नहीं है अगेन कि यार अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैंने अगर मुझे किसी बायर से कोई चीज़ परचेज करनी है तो मैंने रिव्यूज़ देख लिए, लेट से अगर दराज से मैं कोई चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैंने उसके रिव्यूज़ देख लिए कि यार वो कैसा, मतलब उसके रिव्यूज वगैरह कैसे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है फिर भी मैं ऑर्डर करूं बाद में कोई चीज़ गलत निकल आए, ठीक है। तो ये सारे परसुएसिव एविडेंस है, ठीक है। कंक्लूसिव एविडेंसेस क्या होते हैं, कंक्लूसिव एविडेंसेस लेट से अगर मुझे किसी का बैंक बैलेंस देखना है तो मैंने क्या करा, बैंक स्टेटमेंट उसकी मंगवाई और बैंक स्टेटमेंट में जाके मैंने देख लिया कि यार उसका बैंक बैलेंस क्या है, तो ये कंक्लूसिव एविडेंसेस है। तो इसी तरीके से जब हम ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे एविडेंसेस परसुएसिव होते हैं, हम इंक्वायरी कर रहे होते हैं। हम लेट से अगर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस वेरीफाई करते हैं, हम लास्ट ईयर से देखते हैं, इस साल का देखते हैं, हम देखते हैं एनालिटिकली देख रहे होते हैं कि यार अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तो ठीक है, सही है, एक्सपेक्टेड बेसिस पे भी हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे एविडेंसेस जो होते हैं, अगर मैं इंक्वायरी ले रहा हूँ तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, तो बहुत सारे एविडेंसेस क्या होते हैं, परसुएसिव होते हैं रादर देन कंक्लूसिव, ठीक है। हाँ, कुछ एविडेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कंक्लूसिव होते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, कंफर्मेशन हो गई, बैंक बैंक से आपने कंफर्मेशन ले ली, आपने लेट से अकाउंट आपने कस्टमर से कंफर्मेशन ले ली, सप्लायर से कंफर्मेशन ले ली, तो वो कंक्लूसिव एविडेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आपके एविडेंसेस होते हैं जो परसुएसिव होते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। और इनहेरेंट लिमिटेशन कौन कौन सी होती हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर की वजह से, ऑडिट के नेचर की वजह से, और ऑडिट हमें रीजनेबल टाइम में करना होता है और रीजनेबल कॉस्ट में करना होता है, जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, ठीक है। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं कि यार अ, अगर आपने ऑब्जेक्टिव अपना पूरा करना है, एक ऑडिटर ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो ऑडिटर ने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट है जो आइजर 200 ने बताई है कि यार ये रिक्वायरमेंट्स आपने लाजमी मीट करनी है, ये रिक्वायरमेंट लाजमी मीट करनी है टू कंडक्ट द ऑडिट, ठीक है। अगर आपने ऑडिट करना है तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। क्या वो रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट सर एथिकल रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है, कहीं आपका किसी क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, आप किसी क्लाइंट से कोई गिफ्ट्स ना ले रहे हो, ठीक है, तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि यार आप है ना उस क्लाइंट को कोई अदर सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, या फिर उस क्लाइंट की आप कोई अदर सर्विसेज आप उसको दे रहे हो, या फिर अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो, आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की सर्विसेज दे रहे हो, तो इस टाइप की कोई सर्विसेज ना हो जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या फिर आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपके पास वो अपडेटेड नॉलेज ना हो, ठीक है, या फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी एथिकल रिक्वायरमेंट पहले आपको मीट करनी है, देन आप
ऑडिट उस कंपनी का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ सर, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है। आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि हो सकता है कि यार इस जगह पे कोई मिस स्टेटमेंट हो। तो आपको हमेशा क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, जब आप देखें कोई कार परचेज करने जाते हैं तो कार वाला बंदा क्या लिखता है कि यार वेल मेंटेन कार है, हमने पेट्रोल पे थ्रू आउट द हमने पेट्रोल पे चलाई है जब से परचेज करी है। ठीक है, स्लाइटली यूज कार है। ठीक है, वन हैंडेड कार है। ये सारी बातें वो लिख रहा होता है, बोलता है कि यार गाड़ी शावर नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई वो नहीं है, गाड़ी पेंट नहीं हुई हुई। ठीक है, टायर्स नहीं हुए हैं। सारी चीजें वो बता रहा होता है आपको। क्या आप उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं? नहीं करते, आप फिर भी क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, आप मीटर चेक करेंगे, आप अपना मैकेनिक ले जाएंगे। ठीक है, आप मैकेनिक ले जाके सारी चीजें चेक करवाएंगे, कहीं गाड़ी पेंट तो नहीं हुई हुई, ये भी चेक करवाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उसकी बातों पे यकीन कर लेंगे, आप चेक करेंगे ना, क्वेश्चनिंग माइंड आपका होगा, आप अलर्ट रहेंगे कहीं यार मुझे गलत चीज तो नहीं दे रहा। ठीक है, इसी तरीके से आप दराज से कोई चीज़ परचेज करते हैं, आप अगेन बायर को फिर भी उसने सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है, आप फिर भी चीज़ें क्वेश्चंस उससे करते हैं कि यार ये चीज़ आप दोगे नहीं दोगे, ये चीज़ ऐसी होगी नहीं होगी। ठीक है, आप रिव्यूज चेक करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तसल्ली पूरी करते हैं, आप क्वेश्चनिंग माइंड अपना पूरा करते हैं, आप अलर्ट रहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत चीज़। इवन के दराज वाला अगर घर पे आके आपको कोई चीज़ डिलीवर करता है, आप फिर भी उसको पैसे देने से पहले आप उसको खोल के चेक भी करते हैं अक्सर तो। ठीक है, तो आपका क्या होता है, आप हमेशा होशियार होते हैं, अलर्ट होते हैं कि कहीं मुझे गलत चीज ना दी जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपका काम क्या, आपको अलर्ट रहना है, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करना है कि यार अगर कोई चीज आपको ऐसी मिलती है तो आपको फौरन उस पर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है कि लेट से अगर कोई एविडेंसेस आपको ऐसे मिल जाते हैं जो अदर जो कॉन्फ्लिक्ट करें अदर एविडेंसेस है। लेट से आपको आपने एक फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको दी गई। ठीक है, फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको दी गई जिसकी वैल्यू थी, उसमें लिखी हुई थी 100 मिलियन। ठीक है, आपको बाद में एक और फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलती है उसी सेम एसेट की आपको फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलती है, लेट से 80 मिलियन की। अब क्या हो गया, दोनों एविडेंस आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। तो अब आपको क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि यार कहीं मुझे डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है ये। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फॉरेन क्वेश्चनिंग करेंगे कि यार 80 मिलियन है 100 मिलियन है, आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। लेट से कंपनी की रेवेन्यूज की फिगर बढ़ रही है, आपको मैनेजमेंट बोलती है कि यार कंपनी ने इस साल ज्यादा सेल्स करी है, क्वांटिटी ज्यादा हुई है। जब आपने सारे डेटा वगैरह देखा, डेटा को एनालाइज करा, तो पता चला कंपनी ने प्राइस इंक्रीज करी थी जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो क्वांटिटी तो कम हुई है। तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मैनेजमेंट बता कुछ और रही है और डेटा कुछ और कह रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन ब्रिंग इनटू क्वेश्चन अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंक्वायरीज। आपने लेट से इनवॉइसेस आपने देखे, आपको एकदम से डाउट हुआ कि यार इनवॉइस फेक लग रही है। ठीक है, आपने कहीं और इनवॉइस यही सेम कंपनी देखी थी, इसका लोगो कुछ डिफरेंट था, इधर लोगो डिफरेंट है। अब आपको रिलायबिलिटी पे शक आ गया कि यार इधर तो डॉक्यूमेंट ही गलत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन आपको फाइंड आउट होती है जिससे आपको लगता है कि यार इधर फ्रॉड है, तो आपको फॉरेन क्वेश्चनिंग करनी है, फॉरेन अलर्ट रहना है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरी चीज प्रोफेशनल जजमेंट। थ्रू आउट द ऑडिट आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी। प्रोफेशनल जजमेंट आती कहाँ से, देखें सिंपल सी चीज़ है, जब आप डिफरेंट क्लाइंट्स कर रहे हैं तो आपने एक्सपीरियंस आपको मिला है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं, तो उससे देखें प्रोफेशनल जजमेंट बनती है। ये कोई फॉरन इमिजिएटली नहीं आती है, जैसे जब कोई पार्टनर लेवल का बंदा होता है वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई कर रहा होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उसने जूनियर से लेके पार्टनर तक वो अगर वो पहुंचा है तो उसने बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं, बहुत सारे सिचुएशंस को उसने देखा है, तो उसके हिसाब से वो जजमेंट्स अप्लाई कर रहा होता है। तो जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट हर चीज में अप्लाई हो रही है, इवन प्लानिंग से लेके कंक्लूजन फेज तक आप जजमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप प्लानिंग फेज में मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं तो मटीरियलिटी में अप्लाई होती है। मटीरियलिटी में कब अप्लाई होगी सर, बेंचमार्क अगर आपको चूज करना है कि यार मुझे रेवेन्यू लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है, तो कौन सा बेंचमार्क लूँ, उसमें जजमेंट अप्लाई करेंगे। बेंचमार्क लेने के बाद उसकी परसेंटेज में आप अपनी जजमेंट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ऑडिट रिस्क, कि यार कितना ऑडिट रिस्क है इस पर्टिकुलर हेड पर, हाई रिस्क है या लो रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्या रिस्क है, तो उसमें भी आप जजमेंट अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, कितने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कितना सैंपल साइज होना चाहिए, ये सारी चीज के लिए आप जजमेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इस बात को एवेल्युएट करना कि क्या मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया या नहीं मिला, ये बात को एवेल्युएट करना
क्या मजीद मुझे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, क्या मजीद मुझे एविडेंसेस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो इसके लिए भी आप जजमेंट अप्लाई कर रहे होंगे। फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना, जो एविडेंसेस आपने लिए हैं उसकी बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। तो वो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए भी आपको जजमेंट अप्लाई करनी होगी। ठीक है। अच्छा जी। फिर आ जाते हैं कि प्रोफेशन, आपने एथिकल रिक्वायरमेंट मीट कर ली, आपने थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशन स्केप्टिसिज्म अप्लाई करी, आपने जजमेंट अप्लाई करी। फिर आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे आपने ऑडिट एविडेंस लिए होंगे। ठीक है। अच्छा, ऑडिट एविडेंस जो ले रहे हैं आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं, मतलब कि इनफ, इतने इनफ हो एविडेंसेस कि आपकी कंक्लूजन को सपोर्ट करें। और अप्रोप्रिएट मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, क्या वो रेलिवेंट हैं भी या नहीं, इसमें क्या आ जाएगा अप्रोप्रिएट में, क्या उसकी रिलायबिलिटी है, क्या उसकी रेलिवेंस है। इसको हम आगे डिटेल में मजीद बात करेंगे, जब हम आगे दूसरे आइजास पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। एथिकल रिक्वायरमेंट पर भी डिटेल में बात होगी, जब हम एथिक्स की टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात होगी। ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी डिटेल में बात होगी, आगे हम देख रहे होंगे चीज़ें। अच्छा जी। अच्छा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा कहाँ से हमें, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा होगा। ठीक है। फिर आखिरी बात कि हमें ऑडिट अगर करना है तो हमें तमाम आइजाज को फॉलो करना होगा। जितने भी स्टैंडर्ड्स गिवन है वॉल्यूम 1 के अंदर वो तमाम आइजाज हमें फॉलो करने हैं। ठीक है। आइजा 700 की सीरीज हो गई, आइजा 200 की सीरीज हो गई, आइजा 300 की सीरीज हो गई, सारे आइजाज हमें फॉलो करने हैं। ठीक है। लेकिन वो कहता है कि कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो डिपेंड करता है कि क्या वो अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन पे। ठीक है। लेट्स से अगर इंटरनल ऑडिटर्स कंपनी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो आइदर 610 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर वाला। ठीक है। अगर तो आपने आपको क्लीन ओपिनियन देना है, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं आज जा रही, कोई डिस्क्लेमर नहीं जा रहा, कोई एडवर्ड्स नहीं जा रहा, तो आइजा 705 मॉडिफिकेशन का भी कोई काम नहीं होगा। तो आइजा 705 की मॉडिफिकेशन भी अप्लाई ये वाला आइजा नहीं हो रहा होगा। ठीक है। अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, कोई सब्सिडरी नहीं है, तो कंपनी के ऊपर आइजा 600 ग्रुप ऑडिट भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो एक्सपर्ट वाला जो आइजा है वो भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि यार आपने वो चीज़ है या नहीं हो रही, वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो इवेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर आइजा अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से आइजा की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर फॉल करती है, लेकिन उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से आप वो आइजा की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते। ठीक है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या हो सकती है, लेट से आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि यार आपको फिजिकल काउंट के लिए जाना होता है, इन्वेंट्री को चेक करने के लिए फिजिकल काउंट आपको करना होता है। ठीक है। लेकिन लेट से कोविड-19 आ गया, उसने बोला कि भाई आप लोग बाहर नहीं जा सकते, गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है कि यार आप लोग बाहर मूव नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर जाना भी अलाउ नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है। ऑल्टरनेट प्रोसीजर से अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है कि यार आपको इन्वेंट्री की फिगर्स पे रिलायंस आ जाती है, कि यार आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं, अब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर से आपको एविडेंसेस नहीं मिलते, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिलते, अगर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते ये एविडेंसेस, तो फिर आप क्या करेंगे, आप मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है कि आपके आपको क्या करना है कि यार तमाम रिक्वायरमेंट आइजाज की मीट करनी है, जितने भी आइजाज गिवन है वॉल्यूम 1 के अंदर वो तमाम आइजाज आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है। लेकिन क्या सिचुएशन है जिसमें आइजा आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, अगर तो वो रिक्वायरमेंट ही आपके ऊपर मीट नहीं करी तो आप वो आइजा पर्टिकुलरली फॉलो नहीं कर रहे होंगे। लेट से आइजा 610 अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है कंपनी के अंदर, तो वो वाला आइजा आपके ऊपर फॉलो नहीं हो रहा होगा। अगर एक्सपर्ट की कोई वो नहीं है, अगर एक्सपर्ट की कोई नीड नहीं है, कोई फेयर वैल्यूएशन वाला मामला नहीं है, तो एक्सपर्ट वाली चीज़ें भी इन्वॉल्व नहीं हो रही होंगी। इसी तरीके से अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं है तो आइजा 600 भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा ग्रुप ऑडिट का। ठीक है। अगर तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो आइजा 705 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ऊपर रिक्वायरमेंट मीट कर रही है,
ठीक है, रिक्वायरमेंट मीट कर रही है आइजा की, लेट से आपको फिजिकल काउंट करने जाना है लेकिन कोविड 19 आ गया, आपको करना चाहिए फिजिकल काउंट लेकिन कोविड 19 की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। ऑल्टरनेट प्रोसीजर से अगर तो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो फिर तो ठीक है, आपका अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो ठीक है। अगर तो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, देन आप क्या कर रहे होंगे, आप मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे होंगे, या तो क्वालिफाइड देंगे या डिस्क्लेमर देंगे, वो सारी बातें हम आगे आईएएस 705 में कवर भी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो होपफुली यह हमारा लेक्चर एंड होता है। बस ये कि जितनी भी एग्जांपल्स मैंने बताई होपफुली आपने सारी की सारी नोटिंग कर ली होगी, इसके अलावा ये वाली स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। तो साथ ही साथ देखें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, टाइम कम है हमारे पास, जितना अच्छे से करेंगे हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो क्वेश्चन भी साथ ही साथ हम सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो जाएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये कि आई कैप में ये वाला आइजा जो आइजा 200 टेस्ट नहीं होता, बहुत पुराना इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है विंटर 2008 का। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो जाएगा अगर इनकेस क्वेश्चन आ गया तो किस टाइप का आ सकता है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। You were the engagement partner on the audit of a commercial bank which has a network of more than 200 branches across the country. During a recent meeting, a member of the audit committee referred to an instance of irregularity in a branch whereby the branch manager had extended credit to a close relative without following the bank's credit disbursement procedures. The member criticized the auditors for their failure to highlight such instances. As an engagement partner, write a letter to audit committee explaining your point of view in detail with specific references to आइजा wherever applicable। अच्छा जी, बोलता है ये है कि यार हुआ क्या, कि यार एक ब्रांच के अंदर इरेगुलरिटी मिली। ठीक है, ब्रांच मैनेजर ने क्या करा, लेट से एक फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी होती है डिफाइंड, लेट से एक क्रेडिट फैसिलिटी डिफाइंड थी कि यार आप है ना कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी कितनी देंगे, लेट से 10 मिलियन की देंगे। ठीक है, उसने क्या करा, उसने ब्रांच मैनेजर ने क्या करा, अब उसका अपना क्लोज रिलेटिव था, उसने बोला कि यार मैं उसको दे देता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने लेट से 30 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी दे दी। ठीक है, आप ये क्या था, ये कंट्रोल था कि यार आप 10 मिलियन की फैसिलिटी दे सकते हैं, ये एक इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने डिसाइड करा होगा। ठीक है, 10 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी आपको देनी चाहिए। ठीक है, ब्रांच मैनेजर ने इस इंटरनल कंट्रोल को ब्रीच करा। ठीक है, और उसने 30 मिलियन की फैसिलिटी दे दी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब वो जो है ऑडिट कमेटी का जो मेंबर है वो आपको कह रहा है कि यार एक्सटर्नल ऑडिटर ने ये वाली बात पकड़ी नहीं, तो ये कसूर किसका है, एक्सटर्नल ऑडिटर का, एक्सटर्नल ऑडिटर को बताना चाहिए था। अब आप देखें, आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी आप खुद सोचें कि इधर आंसर क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से उसको कन्वेंस करेंगे, किस तरीके से ऑडिट कमेटी मेंबर को बताएंगे कि यार क्या लिखना चाहिए। तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और सोचें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि इधर लिखना क्या चाहिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, आपने पॉज करके पहले तो खुद सोच लेना है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि देखें हमारा काम क्या है, ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का काम है कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना। किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस लेना, किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस लेना, हमारा काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेना। किस बात की एश्योरेंस लेना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ क्या है, ये है। ठीक है, अच्छा जी, इंटरनल कंट्रोल हम देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिर्फ किस पर्पस के लिए देखते हैं, यार इंटरनल कंट्रोल सिर्फ इस पर्पस के लिए देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल अगर सही काम करें तो उसकी वजह से हम थोड़ी सैम्पलिंग अपनी कम कर लेते हैं। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे काम कर रहे होते हैं हम थोड़ी अगर इंटरनल कंट्रोल सही काम कर रहे होते हैं हम अपनी सैम्पलिंग कम कर लेते हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल पर रिलायंस नहीं लेते तो हम थोड़ी अपनी सैम्पलिंग ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए रिस्क कितना है इधर। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स को सिर्फ इसलिए हम समझते हैं, सिर्फ इसलिए देखते हैं कि इधर रिस्क कितना ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन हमारा कोई काम ये नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल्स पे हम ओपिनियन दें कि इंटरनल कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जो हमें बात कह रहे हैं कि यार ये 10 मिलियन से 30 मिलियन इसने फैसिलिटी दे दी, इंटरनल कंट्रोल को ब्रीच करा, तो आपको पकड़ना चाहिए था इंटरनल कंट्रोल की इसने ब्रीच करी, कि इंटरनल कंट्रोल मतलब सही काम कर नहीं रहा इधर। ठीक है, इसने क्लोज रिलेटिव को दे दी, तो हमें क्या बताना है कि भाई हमारा काम तो ये काम है कि अश्योरेंस लेना किस बात की, कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल है या नहीं है। हमारा काम ओपिनियन देना, इंटरनल कंट्रोल्स पे तो नहीं है।
ठीक है। ये किसका काम है? हम बोलेंगे भाई ये तो मैनेजमेंट का काम है। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर हम उसको बताएंगे कि भाई हम तो रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम तो एब्सोल्यूट देते ही नहीं है, एब्सोल्यूट लेवल तो देते ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, और क्यों नहीं देते उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन हम बता देंगे। ठीक है, वो भी हम बात बता देंगे कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट तो देते ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? कि भाई हम उसको बताएंगे कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस भी नहीं देते। ठीक है, दूसरी चीज हम इसको ये भी बताएंगे, हो सकता है कि यार जो आप ब्रांच की बात कर रहे हो, जो आप ब्रांच की बात कर रहे हो जिस जगह पे ये सारा वाकया मौजूद हुआ, ठीक है, हो सकता है कि यार वो ब्रांच इतना ज्यादा इनसिग्निफिकेंस हो फाइनेंशियल्स के लेवल पर कि हमने उसका ऑडिट करा ही ना हो। क्योंकि हम तो देखते हैं ना कि यार कौन सा सिग्निफिकेंट ब्रांच है उसका हम देख रहे होते हैं, बाकी ब्रांचेस अगर इनसिग्निफिकेंट होती है फाइनेंशियल्स के लिए हम उसको ज्यादा डिटेल में देखते ही नहीं है। तो हो सकता है ये वाला वाकया उस ब्रांच में मौजूद हो जहां हमने ऑडिट करा ही ना हो। ठीक है, या फिर कि इससे इस इस ब्रीच से कोई फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट ही ना आया हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये ब्रीच करना ये इंटरनल कंट्रोल का ब्रीच है। हो सकता है फाइनेंशियल पे कोई इम्पैक्ट ही ना हो, कोई मिस स्टेटमेंट ही नहीं आ रही हो, तो इससे फाइनेंशियल्स पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज, हो सकता है कि अगर ब्रीच से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है भी, तो हो सकता है कि वो मटीरियल ही ना हो, नॉट मटीरियल। ठीक है, ये बात क्लियर है कि हो सकता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर कोई मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट आ भी रहा है तो हो सकता है वो मटेरियल ही ना हो। तो देखिए भाई, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस की है। हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये समझना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको जहन में आ रही है कि जो जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं वही सारी चीज़ें हमें लिखनी है। हम आगे सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि यार आईकेएम ने किस तरीके से इस सॉल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है। अच्छा जी, इसको पढ़ लेते हैं। Views expressed by the audit committee member were not correct due to the following reason. The objective of an audit financial statement in accordance with ISA is to obtain reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement. The auditor only consider internal control relevant for the preparation of financial statement, but is not required to express an opinion on the effectiveness of entity's internal control system. किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एस्टेब्लिश इंटरनल कंट्रोल टू इनेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. The auditor does not provide absolute level of assurance because of inherent limitations. Such limitations include use of sampling. Management may not provide complete information, and it's not an official investigation and not given the legal powers. Fact that most evidence is persuasive rather than conclusive. Moreover, it may be possible that the subject branch may not have been selected for the purposes of audit due to its relative insignificance in relation to the overall financial statement. Moreover, the fact that credit was granted to close relative of branch manager without following normal lending procedure may not necessarily result in material misstatement. ये बात समझ में आ रही है कि हो सकता है कि यार इधर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ ही ना रही हो। ठीक है, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, हम सिर्फ क्या देखते हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर मटेरियल ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि यार क्लीन ओपिनियन है। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ हम जितने भी आगे चीज़ें कर रहे होंगे साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि यार आईकेएम के क्वेश्चंस भी करें और अलग से प्रैक्टिस सेशन भी हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय करा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह मिलते हैं और कुछ नई चीज़ें इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे, नई चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे आगे भी। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको सवाल हो, साथ ही साथ आपने पढ़ना है और साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी साथ ही साथ बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।